सभी का ऑनलाइन क्लासेज टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में एक बार पुनः स्वागत। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पाचन तंत्र का डायग्राम बनाया था और उसमें जितने भी एलिमेंट्री केनाल को बनाने वाले भाग या आहार नाल को बनाने वाले भाग थे उनके बारे में मैंने लिखा था, बताया था। और शुरुआत अपन ने करी थी मुख और मुख गुहा से। ठीक है, मैंने मुख के बारे में बता दिया था, मुख गुहा के बारे में बता रहे थे और उसी में दांतों के बारे में अपनी चर्चा हो रही थी। उसमें मैंने आपको बेसिकली जो दांतों की विशेषता होती है वो 3 प्रकार की बताई थी, जिसमें एक विषम दंती और एक गर्त दंती और एक द्विबार दंती। ठीक है, विषम दंती दांतों में मैंने आपको 4 प्रकार के दांत बताए थे, जिसमें इंसिजन नाम लिया था, जो वाइटिंग टीथ होते हैं सामने वाले काटने कुतरने के लिए। इसके बाद केनाइन जो रदनक होते हैं चीरफाड़ करने के लिए, और उसके बाद प्रीमोलर्स और मोलर्स के बारे में बताया था, जो क्या करते हैं, भोजन को ग्राइंड कर रहे होते हैं, पीसने का काम कर रहे होते हैं, चबाने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें हेटेरोडोंट या विषम दंती कंप्लीट हुआ था। दूसरा इसमें जो नंबर था वो था गर्त दंती का। कौन से दांत? गर्त दंती, जिनको हम कह रहे होते हैं थीकोडोंट। क्या कह रहे होते हैं? थीकोडोंट। ठीक है, गर्त दंती का मतलब क्या होता है? गर्त दंती का मतलब होता है कि जो जबड़े होते हैं, जबड़ों में पाए जाने वाले जो अस्थिल गर्त होते हैं। कौन से गर्त? अस्थिल गर्त, जिनको हम बॉनी सॉकेट कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? बॉनी सॉकेट। अर्थात जो जबड़े होते हैं उनमें अस्थियों के अंदर गर्त पाए जा रहे होते हैं, गड्ढे पाए जा रहे होते हैं, उनको हम पिट भी कह रहे होते हैं, सॉकेट भी कह रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो सॉकेट होते हैं बॉनी सॉकेट होते हैं, इन सॉकेट के अंदर दांत मजबूती के साथ लगा रहता है। ठीक है, इन सॉकेट में दांत मजबूती से लगा रहता है। ऐसे जितने भी दांत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गर्त दंती कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? गर्त दंती। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो दांत है वो अस्थिल गर्त के अंदर मजबूती के साथ जोड़ा रहता है, और अस्थिल गर्त में जब दांत जोड़ता है तो इसके चारों तरफ एक झिल्ली बन जाती है, जिसको हम कह रहे होते हैं परिदंतीय झिल्ली। कौन सी झिल्ली? परिदंतीय झिल्ली, जो यहाँ पर मजबूती के साथ दांत को जोड़ के रखती है। इसे अगर हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि किसका काम कर रही होती है? बिल्कुल सीमेंट की तरह काम कर रही होती है। किसकी तरह काम कर रही होती है? सीमेंट की तरह कार्य कर रही होती है। ठीक है, तो पहला विषम दंती और दूसरा कौन सा हो गया? गर्त दंती। इसके बाद थर्ड जो आता है उसको हम कह रहे होते हैं द्विबार दंती। क्या बोलेंगे? द्विबार दंती, और इसको कहा जाता है डाइफायोडोंट। क्या कहते हैं इनको? डाइफायोडोंट। द्विबार दंती का मतलब क्या होता है? द्विबार दंती का मतलब होता है कि जीवन में दांत 2 बार आते हैं। ऐसे दंत जो जीवन में 2 बार आते हैं, क्या कहलाते हैं? द्विबार दंती दंत कहलाते हैं। द्विबार दंती दंत कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या बताया मैंने? ऐसे दांत जो जीवन में कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं।
ऐसे दांतों को हम क्या कह रहे होते हैं, द्वैवार दंती, अर्थात जीवन में दांत 2 बार आते हैं। पहली बार जो दांत आते हैं उन दांतों को हम कह रहे होते हैं दूध के दांत। किसके दांत? दूध के दांत, जिनको मिल्क टीथ कहा जाता है। कौन से टीथ कहा जाता है? मिल्क टीथ। इन्हें हम लैक्टियल टीथ भी कह देते हैं। दूसरा नाम इनका होता है अस्थाई दांत, इनको टेम्पोरेरी टीथ भी कह दिया जाता है। टेम्पोरेरी टीथ या दूध के दांत इनको इसलिए कह रहे होते हैं कि ये दांत बच्चों में या मानव में अपना एक समय पूरा करने के पश्चात अपने आप स्वतः ही निकल जाते हैं और इनके निकलने के बाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अर्थात किसी तरह का कोई पेन भी नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है। और वो इसलिए नहीं होती है कि पहली बार जो दांत आते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत या मिल्क टीथ कह रहे होते हैं या लैक्टियल टीथ कह रहे होते हैं, या इन्हें हम तीसरा नाम दे रहे होते हैं टेम्पोरेरी टीथ, इनमें पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, अर्थात इनमें परिदंती झिल्ली नहीं विकसित होती है। इसलिए वो दांत बहुत अधिक मजबूती के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है और एक समय या एक जो उनकी जीवन है उसको पूरा करते हैं और फिर दांत वो निकल जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, ऐसे दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। ऐसे दांतों में मोलर्स नहीं पाए जाते। कौन से दांत नहीं पाए जा रहे होते हैं? मोलर्स नहीं पाए जा रहे होते हैं, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं? चवर्णक कह रहे होते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। एक एक जबड़े में कितने पाए जा रहे होते हैं? 6 पाए जा रहे होते हैं। तो टोटल नंबर जो मानव में दांतों का होता है वो 32 होता है। 32 में से अगर आप मोलर्स को अलग कर देंगे, मोलर्स उनमें नहीं होंगे, तो ये संख्या कितनी रह जाती है? 20 ही रह जाती है ना। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 20 होती है। और साथ में ये बताया जा रहा होता है कि इन दांतों में मोलर दांत नहीं पाए जाते, जिनकी कितनी संख्या होती है? 12 संख्या होती है। आपने देखा भी होगा जो हमारा इस वर्ष पेपर आया उसमें इंसीजर दांतों की संख्या के बारे में पूछा गया था, तो उसमें अपने को क्या बताना था? इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 और 4 8 होती है। ठीक है, तो वहां पर हमें वो 8 लिखना था। टोटल मैं एक फॉर्मूला से आपको समझा दूंगा। तो ये पहली बात आ गई दूध के दांत। अब देखिए दूसरी जो दांत आते हैं वो कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। कैसे दांत होते हैं? स्थायी या परमानेंट। इनको हम कह रहे होते हैं परमानेंट टीथ। कौन से टीथ? परमानेंट टीथ। और इन दांतों में सभी उपस्थित होते हैं और ये देखिए हमारे साथ हमेशा के लिए रहते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक रहने चाहिए। ठीक है ना, इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं? स्थायी दांत या परमानेंट टीथ। और तब हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होता है वो कितना होता है? 32। अर्थात इनमें कौन से दांत और सम्मिलित हो जाते हैं? मोलर्स। तो यही संख्या कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। अर्थात इसमें कितने और जोड़ दोगे? 12। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे? द्विवार दंती। एक बार जो पहली बार दांत आते हैं उनको दूध के दांत कह रहे होते हैं, उनकी संख्या 20 होती है। उनमें कौन से वाले दांत नहीं पाए जाते हैं? मोलर्स। और जो इसके बाद आते हैं उनको परमानेंट या स्थायी दांत कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी बताई जा रही होती है? 32। ठीक है ना। अब देखिए इसी को अगर हम चाहें तो बता सकते हैं कि मानव में जो जबड़ों के अंदर दांतों का विन्यास होता है, ओरिएंटेशन ऑफ टीथ, किसमें? जॉज में, जबड़ों में, उसको हम एक सूत्र के द्वारा
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सूत्र के द्वारा उन्हें हम डिनोट कर सकते हैं, और उस सूत्र को हम कह रहे होते हैं डेंटल फार्मूला या दंत सूत्र। क्या कह सकते हैं? डेंटल फार्मूला या दंत सूत्र। ठीक है, डेंटल फार्मूला को हम जब लिखते हैं तो उसमें सभी दांतों को हम दिखा रहे होते हैं, अर्थात क्या लिखें? डेंटल फार्मूला दंत सूत्र। इसमें इंसीजर बता दीजिए कितने होते हैं, इसके बाद में क्या दिखा दीजिए? केनाइन कितने होते हैं, इसके बाद दिखा दीजिए प्रीमोलर्स, इनकी संख्या कितनी होती है, फिर दिखा दीजिए मोलर्स, इनकी संख्या कितनी होती है, और फिर इसमें हम क्या करें? मल्टीप्लाई करते हैं, कितने का? 2 का। ठीक है, अर्थात ये इंसीजर दांत हैं जिनको हम बाइटिंग टीथ कह रहे होते हैं। ऊपर वाले में 4 और नीचे वाले में 4। ठीक है, ये यहां पर कितने होते हैं? ऊपर 2 और नीचे वाले में 2। ये ऊपर 4 नीचे वाले में 4, ये ऊपर 6 और नीचे वाले में 6। अर्थात अगर हम यहां पर क्या करें, तब ये संख्या कितनी हो जाती है? 32। अर्थात संख्या दांतों की कितनी पाई जाती है? 32। जैसे आप देखिए 2 से 2 में मल्टीप्लाई करिए 4 हो गया, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। अर्थात दोनों जगहों में संख्या कितनी होगी? 8। ऊपर वाले में 8 हो 4 और नीचे वाले में 4, तो 8 हो गई। ऐसे इनको देख लीजिए, ऊपर वाले में 2 और नीचे वाले में 2, 8 और 4 कितने हो गए? 12। फिर प्रीमोलर देख लीजिए, ऊपर वाले में 4 नीचे वाले में 4, कितने हो गए? 8। 12 और 8 कितने हो गए? 20। और इसके बाद में मोलर देख लीजिए, ऊपर वाले में 6 और नीचे वाले में 6, कितने हो गए? 12। 12 और 20 कितना हो गया? 32। अर्थात इस तरह से हम दांतों को दिखा सकते हैं। इंसीजर का मतलब होता है बाइटिंग टीथ, काटने वाले। केनाइन का मतलब होता है रत्नक, इनको कृंतक कहते हैं, इनको रत्नक कहते हैं, इनको अग्र चवर्णक कहते हैं और इनको चवर्णक कहते हैं। ठीक है, ये दांत भोजन को कोतरने काटने का काम करेंगे, ये चीर फाड़ का काम करेंगे, ये क्या करते हैं? भोजन को चबाने का काम कर रहे होते हैं, उसको ग्राइंड करने का काम कर रहे होते हैं, उसको पीसने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? साथ में देखिए यहां पर ये भी कह सकते हो कि जो दांत होता है, अगर हम इसको देखें स्ट्रक्चर को, तो इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसको कहा जाता है क्राउन, दूसरा भाग होता है इसको कह रहे होते हैं नेक, और तीसरा भाग होता है इसको कह रहे होते हैं रूट। क्राउन को कहा जाता है शिखर, ठीक है, इसको कहा जा रहा होता है ग्रीवा या गर्दन, और इसको कहा जा रहा होता है मूल या जड़। ठीक है ना? अब देखिए इसमें 3 तरह का आपको ने नाम दिया, अर्थात जो दांत हमारी मुख गुहा के अंदर दिखाई दे रहे होते हैं, उसमें से हम अगर देखें तो प्रत्येक दांत कितने भाग में बटा होता है? 3 भाग में बटा होता है। शिखर का मतलब क्या होगा? दांत का वह भाग जो मुख गुहा में स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, अर्थात विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ इनसाइड ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड एज क्राउन। दांत का वह भाग जो मुख गुहा में दिखाई देता है। अगर हम अपनी मुख गुहा में देखें तो दांत जो दिखाई दे रहा है सफेद रंग का, चमकीला, वो भाग क्या कहला रहा होता है? क्राउन कहलाता है, या उस भाग को हम क्या कह रहे होते हैं? शिखर कह रहे होते हैं। और इस शिखर के ऊपर एक कठोर पार्ट होता है, वो कठोर भाग होता है इनामिल। इस इनामिल के कारण ही दांत सफेद और चमकदार दिखाई देता है। ये शरीर में सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, इसलिए जो क्राउन वाला भाग है ये सफेद और चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट
ये वाला जो पार्ट होता है ये कहां पर होता है, ये जबड़े के किसमें, बॉनी सॉकेट। बॉनी सॉकेट का मतलब है आस्तिल गर्त में स्थित होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मूल कह देंगे या रूट कह देंगे। ठीक, और इसके बाद रूट और क्राउन के बीच वाला भाग जो मसूड़े से ढका होता है, ठीक है ना, कौन सा बताओगे, क्राउन एंड रूट के मध्य वाला भाग जो किससे ढका रहता है, जो मसूड़ों से ढका रहता है, गम से ढका रहता है, से ढका रहता है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रीवा या गर्दन कह रहे होते हैं। ठीक है ना, तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि क्राउन वाला कौन सा भाग होगा, आप कह दीजिए जो दिखाई देता है सफेद चमकदार। पूछा जाता है नेक कौन सा होगा, तो क्राउन और रूट के मध्य वाला भाग जो मसूड़ों से ढका रहता है। ठीक है, और अगर पूछा जाता है रूट वाला भाग कौन सा होता है, तो हम कह सकते हैं कि जबड़े में जो गर्त होते हैं हड्डियों के अंदर, अस्थियों के अंदर, उसमें स्थित होता है, उसे हम क्या कह रहे होते हैं, रूट कह देते हैं या मूल कह देते हैं। और ये जो रूट वाला भाग होता है, इसी से नीचे की तरफ क्या निकला रहता है, एक छिद्र निकला रहता है, जिसको हम कह रहे होते हैं रूट पोर। और ये रूट पोर दांत के मध्य भाग में पल्प कैविटी या मज्जा गुहा के द्वारा खुल जाता है, जिसमें रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, और उसमें ओडोंटोब्लास्ट सेंस होती हैं, दंत कोरक कोशिकाएं, जो लगातार क्या बनाती रहती है, डेंटिन, और इसलिए पूरा दांत निर्मित होता रहता है। अर्थात हमारा जो दांत है उसका अधिकांश भाग कौन बनाता है, डेंटिन बनाती है। कौन बनाती है, डेंटिन बना रही होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कौन सा वाला भाग आएगा, ग्रसनी वाला भाग आता है। ग्रसनी को हम कह रहे होते हैं फेरिंग्स। कौन सा वाला भाग, ग्रसनी। ग्रसनी को हम क्या कह रहे होते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स, और इसको कह रहे होते हैं हिंदी में ग्रसनी। ठीक है, ये देखिए कौन सा वाला भाग होता है, जो मुख गुहा, ऊपर तालु और जिह्वा के पीछे वाला भाग, जो सेक लाइक होता है, सेक लाइक, या फिर आप कह सकते हो फ्लास्क के आकार का होता है। किसके आकार का, फ्लास्क के आकार का होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, ग्रसनी कह रहे होते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि जो मुख गुहा होती है, मुख गुहा एवं ग्रास नाल के मध्य के भाग को, मध्य के भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ग्रसनी कह देते हैं। किसके मध्य के भाग को, मुख गुहा एवं ग्रास नाल के मध्य के भाग को क्या बोला जाता है, ग्रसनी बोला जाता है। कैसी होती है ये, या तो सैक लाइक होती है या फ्लास्क के आकार की होती है। एक तरह से चैम्बर जैसा इसके अंदर होता है, कोष्ठ जैसा इसके अंदर होता है। ठीक है, और ये जो ग्रसनी है, ये ग्रसनी वास्तव में पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का सम्मिलित पथ होता है। पथ मीन्स मार्ग, रास्ता। अब आप कहेंगे दोनों का सम्मिलित कैसे हो जाएगा, दोनों का सम्मिलित का मतलब ये हुआ
कि जब हम खाना मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं तो वो खाना कहां पर जाता है, मुख गुहा में जा रहा होता है, ठीक है ना। और मुख गुहा से किस में जाएगा, ग्रसनी में जाता है। क्लियर हो गया। साथ में आप देखिए जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो जो हमारे ये नासा क्षेत्र है उससे वायु किस में जाएगी, नासा गुहा में, और नासा गुहा अंतः नासा छिद्र के द्वारा किस में खुल जाएंगे, ग्रसनी में। तो वायु भी किस में पहुंच गई, ग्रसनी में पहुंच गई। अर्थात जो ग्रसनी होती है ये भोजन के लिए भी रास्ता दे रही है, इसलिए हमने नाम क्या दिया, पाचन तंत्र। और ये वायु को ले जाने का काम भी कर रही होती है, तो ये किससे जुड़ेगा, श्वसन, इसलिए क्या हो गया, ये श्वसन तंत्र हो गया। अर्थात दोनों का कैसा पथ बनेगा, सम्मिलित। अर्थात ये जो फेरिंक्स होती है ये कॉमन पैसेज बनाती है, किसके लिए, पाचन तंत्र के लिए और श्वसन तंत्र के लिए। कैसा पैसेज बनाएगी, कॉमन पैसेज बनाती है, सम्मिलित मार्ग बनाती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्रसनी होती है इसकी संरचना यह सुनिश्चित करती है कि इसमें आने वाला जो भोजन है वह तो कहां पर ना जाए, श्वसन नली में ना जाए, और जो आने वाली वायु है वो कहां पर नहीं जाए, आहार नाल में नहीं जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, जो फेरिंक्स होता है इसमें देखिए दो यूस्टैकियन नलिका खुल जाती हैं, यूस्टैकियन नलिका खुलती है इसमें। एक वैज्ञानिक थे यूस्टैकियन जिन्होंने इनको खोजा था, इसलिए इनका नाम ही रख दिया। कौन सी नलिका, यूस्टैकियन नलिका। ये यूस्टैकियन नलिका फेरिंक्स में खुलती हैं और कहां से आती हैं, मध्य कर्ण गुहा से आती हैं। कहां से आती हैं, मध्य कर्ण गुहा। अर्थात जो हमारे कान होते हैं उसमें आपने देखा होगा कान के 3 भाग होते हैं। एक तो बाह्य कान होता है जिसमें ये आपका कान पल्लव होता है, अंदर की तरफ एक नलिका जा रही होती है जिसको बाह्य कर्णकुहर कह रहे होते हैं, वो पर्दे से जुड़ जाती है। पर्दे के आगे वाला भाग या कान के पर्दे के आगे वाला भाग जो होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, मध्य कर्णकुहा, टिम्पैनिक कैविटी। और वहां से एक नलिका निकलती है, वो नलिका कहां पर आके खुल जाती है, फेरिंक्स में। उसी नलिका को हम क्या कह रहे होते हैं, यूस्टैकियन नलिका। तो दोनों कानों से आ रही होती है, इसलिए हम कह रहे होते हैं कि इस वाले भाग में कौन सी वाली नलिका आकर के खुल जाती है, यूस्टैकियन नलिका आकर के खुल जाती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी के पश्च भाग में, कौन से वाले भाग में, ग्रसनी के पश्च भाग में 2 छिद्र पाए जाते हैं। कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। कौन से वाले भाग में होते हैं, ग्रसनी के पश्च भाग में। पहले मुख आया, मुख गुहा में खुल गया, मुख गुहा पीछे की तरफ जो चैम्बर है उसमें खोलेगी, उसको क्या कह रहे होते हैं, ग्रसनी कह रहे होते हैं। और ग्रसनी का जो पश्च भाग होता है उसमें 2 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र। कौन से वाले भाग में, ग्रसनी के पश्च भाग में। एक छिद्र का नाम होता है गलेट, इसको कहते हैं निगलक द्वार। कौन सा द्वार, निगलक द्वार। और दूसरा होता है ग्लोटिस, इसको कह रहे होते हैं घाटी द्वार। कौन सा द्वार, घाटी द्वार। अब देखिए ये जो गलेट है, गलेट का मतलब निगलक द्वार है, निगलक द्वार का मतलब क्या होगा, जो भोजन को निगलने का काम कर रहा है। तो देखिए इस वाले भाग से क्या होता है, भोजन को निगल करके ग्रसनी से कहां पर पहुंचा दिया जाता है, ग्रासनाल में। अर्थात ये गलेट वाला भाग किससे जुड़ेगा आगे, ग्रासनाल से जुड़ जाता है, जिसको हम इसोफेगस कह रहे होते हैं, ठीक है। और ये वाला भाग किससे जुड़ेगा, कंठ, या फिर आगे क्या कहते हैं, श्वास नली, जिसको हम कह रहे होते हैं ट्रैकिया, ठीक है ना। तो अब आप देखिए मुख से भोजन मुखगुहा में जाएगा, मुखगुहा से ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी से इस छिद्र के द्वारा निगल करके कहां पर पहुंच जाएगा, ग्रासनाल में, ठीक है ना। और उस समय भोजन ग्लोटिस में नहीं जाना चाहिए।
अगर ग्लोटिस में चला गया, घाटी द्वार में चला गया तो कहां पर चला जाएगा, श्वास नली में चला जाएगा और ये हानिकारक हो सकता है। इसलिए उस समय भोजन इससे निगल करके कहां पर जा रहा है, ग्रासनाल में, और जो हम वायु ले रहे हैं वो वायु इस ग्लोटिस के द्वारा कहां पर जाएगी, श्वास नली में चली जाएगी। अब इसके लिए देखिए होता क्या है, इसके लिए ये होता है कि जो ग्लोटिस होती है, इस ग्लोटिस के ऊपर एक उपास्थि से बनी हुई संरचना पाई जाती है जिसको हम कह रहे होते हैं एपिग्लोटिस। क्या कह रहे होते हैं, एपिग्लोटिस। इसको या तो कंठ छद कहा जाता है या इसका दूसरा नाम होता है घाटी ढापन। ढापन का मतलब क्या हुआ, ढकने वाला, ढक्कन, कवरिंग। अर्थात जिस समय भोजन को ग्रसनी से निगलक द्वार के द्वारा निगला जा रहा होता है, डिग्लूट किया जा रहा होता है, स्वेलोइंग किया जा रहा होता है, उस समय इस घाटी द्वार को या ग्लोटिस को कौन ढक लेता है, एपिग्लोटिस। अगर ये एपिग्लोटिस ना हो तो क्या होगा, भोजन इसके बजाय यहां पर भी जा सकता है जो बहुत हानिकारक है। इसलिए मैंने अभी बताया आपको कि ग्रसनी की जो संरचना है ये सुनिश्चित करती है कि वायु तो आहार नाल में नहीं जानी चाहिए और भोजन कहां पर नहीं जाना चाहिए, भोजन श्वास नाल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये वाला पार्ट तो किधर होगा, ग्रास नाल तो किधर होती है, पृष्ठ सतह की तरफ होती है। ठीक है, और ये किधर होगी, अधर की तरफ होगी, अधर की तरफ। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में जो पीछे वाला भाग है उसको तो हम क्या कह रहे होते हैं, पृष्ठ सतह, और ये वाला भाग होता है इसको क्या कह रहे होते हैं, अधर सतह। तो आप गर्दन में देखिए ये सबसे नीचे जो भाग दिखाई दे रहा है ये श्वास नली तो है, और इस श्वास नली के पीछे क्या होगी, ग्रास नाल होगी, आहार नाल होगी। तो आहार नाल किधर हो गई, पृष्ठ वाले भाग में हो गई। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरी चीज यहां पर ये देख सकते हैं कि जो ग्रसनी होती है ये ग्रसनी दो भाग में बढ़ जाती है, और दो भाग में इसको बांटता कौन है, इसे दो भाग में कौन बांटेगा, ये आप यहां पर समझ लीजिए बढ़िया तरह से। देखिए हमारा जो श्वसन मार्ग है और मुख मार्ग है, इसमें आपने देखा होगा ऊपर ये वाला पार्ट तो क्या होगा, श्वसन मार्ग होगा। यहां पर ये क्या लगा होता है बीच में, और यहां से ये क्या चल रहा होता है, मुख मार्ग। यहां तो हम क्या कहते हैं इनको, नासा छिद्र, क्या कहते हैं, नासा छिद्र, और इसको क्या कहते हैं बताओ, मुख। ठीक है, नासा छिद्र किसमें खुल जाएगा, नासा गुहा में। देखा है ना, नाक में जो कैविटी दिखाई दे रही होती है, और ये किसमें खुल जाता है, मुख गुहा में। किसमें खुलेगा, मुख गुहा में, मुख है ना, और इसके पीछे वाला भाग यहां पर क्या होगा, ग्रसनी होगा। ठीक, अब देखिए ये जो नासा गुहा होती है ये यहां से जो छिद्र होते हैं नीचे की तरफ, इनसे किधर खुलती है, ग्रसनी में खुलेगी। तो ये यहां पर देखिए इस तरह से पार्ट बन जाता है, और ये पार्ट चला जाता है किधर, ऊपर की तरफ चला जाता है। ये क्रॉस वाला भाग बन जाता है कहां पर, ग्रसनी में। ये वाला जो क्रॉस वाला भाग बन रहा है ग्रसनी में, ये तो ऊपर किसके जुड़ जाएगा, निगलक द्वार की सहायता से। निगलक द्वार की सहायता से किससे जुड़ेगा, ग्रासनाल से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पृष्ठ की तरफ चला गया, जबकि यहां पर ये ऊपर था, पृष्ठ की तरफ था। और देखिए ये वाला जो नासा छिद्र जो ऊपर से आ रहे हैं ये यहां पर किससे जुड़ेंगे बताओ, घाटी से या कंठ से जुड़ जाएंगे। ठीक है, और कंठ किससे जुड़ जाएगी, श्वास नली से जुड़ जाएगी, ट्रैकिया से जुड़ जाएगी। ठीक है ना, तो आप देखिए ये वाला जो ग्रास नाला आहार नाल वाला भाग ये तो ऊपर हो गया, पृष्ठ की तरफ हो गया, और ये किधर हो गया, अधर की तरफ हो गया। क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहां पर आप ये जो ग्रसनी है, ये वाला भाग जो आपने बताया ग्रसनी, ये पूरा का पूरा क्या है, ग्रसनी कहलाएगा। अब इसमें देखिए जहां पर ये नासा गुहा अंतः नासा छिद्रों के द्वारा ग्रसनी में खुलती है, इस वाले भाग को तो हम क्या कह देते हैं,
नासाग्रसनी कह देते हैं। क्या कहेंगे? नासाग्रसनी। और ये जो मुख गुहा किस में खुलेगी? ग्रसनी में खुलेगी। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? मुख ग्रसनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख ग्रसनी। ठीक है। और नासाग्रसनी के नीचे वाला भाग जो कंठ के साथ जुड़ा होता है, इसको हम क्या कह रहे होते हैं? कंठ ग्रसनी कह रहे होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर जो कंठ के ऊपर मैंने अभी बताया था क्या लगा होता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस किसको कह रहे होते हैं? कंठ आच्छद को, जो इसमें भोजन को जाने से रोकता है। ठीक है ना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्रसनी की ऐसी बनावट होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि कंठ में तो भोजन नहीं जाए या श्वास नली में भोजन नहीं जाए और ग्रास नाल में वायु नहीं जाए। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो ग्रसनी होती है ये कॉमन पैसेज बनाती है, अर्थात पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का ये क्या है? सम्मिलित भाग होता है। अब अगर आप चाहो तो ये कह सकते हो कि ग्रसनी भी कितने भागों में बट गई? 3 भागों में। एक तो यहां पर नासाग्रसनी नाम दिया आपने। कौन सा ग्रसनी? नासाग्रसनी। दूसरा नाम क्या दे दोगे? मुख ग्रसनी। और तीसरा नाम क्या दे दोगे? कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी। इसको हम कह रहे होते हैं नेजोफेरिंग्स, जहां पर ये इंटरनल लेयर्स खुलते हैं तो ये नासाग्रसनी हो जाएगी। जहां पर मुख गुहा खुलती है वो मुख ग्रसनी हो जाएगी। नासाग्रसनी से तो वायु आ रही होती है और मुख ग्रसनी से भोजन जा रहा होता है। नासाग्रसनी नीचे की तरफ किस में खुल जाती है? कंठ ग्रसनी में। तो इसका मतलब है वायु कहां पर आ जाएगी फिर? नासाग्रसनी से कंठ ग्रसनी में। और कंठ ग्रसनी किस में खुल जाएगा? कंठ में। कंठ के अंदर जो पाया जाने वाला छिद्र है उसी को हम ग्लोटिस कह रहे होते हैं। उसी के द्वारा वो किससे जुड़ जाता है? श्वास नली से जुड़ जाता है। ठीक है ना। क्लियर हो गया ये कौन सा वाला पार्ट? ग्रसनी वाला भाग। ठीक है ना। ओके।